हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और कंटिन्यू पढ़ाई भी कीजिएगा। लॉकडाउन लग गया है, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ देंगे। पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आप अच्छे से जान गए होंगे पिछले लॉकडाउन से ही, बट मोर इंटरेस्टिंगली हम लोग आज शुरू करने वाले हैं वेरी न्यू टॉपिक, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता क्या है, इसके बारे में हम लोग आइडिया लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक मास के बारे में सबसे पहले आइडिया देने वाले एक साइंटिस्ट थे, डाल्टन साहब। ठीक है। ये डाल्टन साहब ने क्या कहा कि देखो, किसी भी एलिमेंट का जो मेन प्रॉपर्टी है ना, उसके मास पे डिपेंडेंट है। किस पर डिपेंडेंट है? एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट लो, इट्स प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड होगा? इसके मास पे डिपेंड होगा। ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के प्रॉपर्टी उसके मास पे डिपेंड होगा। सो इसका मास निकालना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने मास निकालना शुरू किया। तो ये क्या किए कि अपने पहले स्टडी किए थे ऑलरेडी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर, जिसमें दो लॉ हम लोग देखे थे। क्या? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो उसके अकॉर्डिंग क्या किए, उन्होंने मास निकालना शुरू किए। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हेल्प से उन्होंने क्या किया, मास निकालना शुरू किए। तो एक चीज़ उन्होंने नोटिस किया क्या कि देखो, किसी भी एक सिंगल एटम का मास निकालना काफ़ी मुश्किल होता था। पहला रीज़न ये कि वो मोस्ट ऑफ देम डज नॉट फाइंड इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में तो कभी ये पाया ही नहीं जाता था, और पाया भी जाता था तो बहुत रेयर। ठीक है। और उसका मास भी निकालना काफ़ी डिफिकल्ट था। तो मोस्ट ऑफ देम इट इज़ फाउंड इन कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट में होता था। तो उन्होंने सोचा कि देखो, एक का निकालना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो काफ़ी छोटा होता है ऑलरेडी, और उसका मास इतना कम है कि हमें निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, और निकालने में भी उन्हें काफ़ी परेशानी आया। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन का मास निकाल लिया था। स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी, किसी तरह से स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी करके हाइड्रोजन का मास निकाल लिया था। और उसके बाद में इससे कंपेयर कर करके उसके बाद में कई सारे एलिमेंट्स के नाम निकालना शुरू किए। बट इससे उतना काम नहीं चल पा रहा था। तो उन्होंने अपने पूरे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो पढ़ा था उसको अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद में क्या किया कि कोई भी एलिमेंट का अकेले मास उन्होंने नहीं निकाला, कंबाइन स्टेट में पहले निकाल लिया। जैसे कि तुम्हारा अगर देखें कि ऑक्सीजन है O2। ठीक है। इसका मास हो गया तुम्हारा 32 आ रहा है। ठीक है। और 32 आ रहा है तो बस ये 2 का मास है, तो इसका अकेले का कितना हुआ, तो 32/2 हाफ 16। तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया कि कंबाइन स्टेट का मास निकाल के और उसके बाद में एक सिंगल एलिमेंट का मास निकालना शुरू किया। ठीक है। तो शुरू में काफ़ी परेशानी आया, बाद में देखो कैसे कैसे ईजी हो रहा है मास निकालना। पहले तो अकेले का मास निकालना काफ़ी मुश्किल होता था, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक लाया गया। उसके बाद में कंबाइन जो एलिमेंट था उसका निकाल के फिर हाफ करना शुरू किया। धीरे धीरे साइंस बढ़ते गया। उसके बाद में सोचा कि चलो ठीक है, हम तो मास निकाल दे रहे हैं, तो इस मास निकालने के एक यूनिट तो होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि किसी भी चीज़ को वजन करते हो 1 kg 2 kg 3 kg, तो ये जो मास आ रहा है इस एटम का मास जो काफ़ी कम है, बहुत ही कम है, उसका यूनिट क्या दिया जाए। ठीक है। तो अब काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि हम लोग जो लेते थे ग्राम, इन नॉर्मल लाइफ में ग्राम या मिलीग्राम कुछ भी लेते हैं, तो उसका एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है और वो अमाउंट दिखता भी है। पर जो हमारे पास मास आता था किसका, एटम का मास, ये काफ़ी कम होता था, और इतना कम जो हम लोग उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसका मास लेना कैसे शुरू किया गया, तो एटॉमिक मास यूनिट रख दिया गया। जो भी मास आएगा
हाइड्रोजन का मास निकाल दिया गया। जब हाइड्रोजन का मास निकाला गया तो 1 आया, और 1 आया जो तो 1 AMU रख दिया गया, डेट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये मास इतना कम था कि एक सिंगल एटम का जो मास आ रहा था बस उसी पर उन्होंने मास का नाम रख दिया कि एटॉमिक मास यूनिट होगा। जैसे एक हाइड्रोजन का मास जो आएगा वो जो मास माना जाएगा वो 1 एटॉमिक मास यूनिट माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक छोटा सा एक ले लेते हो कोई भी चीज़, जैसे कि एक स्टोन ही ले लो, उस स्टोन को मान लो कि एक यूनिट है, छोटा स्टोन, उससे 4 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा, 6 गुना ज़्यादा किसी चीज़ को तौल कर देते हो, वजन करके देते हो, तुम कहते हो उस स्टोन के तुलना में इतना ज़्यादा, उस स्टोन के तुलना में उतना ज़्यादा, तो वो वजन करके तुम कुछ बेचते हो, कुछ खरीदते हो। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन एटम आता था उसका मास एक का निकाल दिया गया, उसके तुलना में अब मास जो निकाला गया कहा गया कि एटॉमिक मास यूनिट है वो। ठीक है, एक एटम का मास है एटॉमिक मास यूनिट, उसके तुलना में जो जितना ज़्यादा आएगा उसका उतना एटॉमिक मास यूनिट। शुरू में यही किया गया, बाद में जैसे जैसे आगे हम लोग साइंस का डेवलपमेंट देखते गए, जैसे जैसे आइडिया लगते गए वैसे वैसे थोड़ा सा चेंजेस आया। जैसे देखो अभी एटॉमिक मास यूनिट AMU लिखते हैं हम लोग, बट बाद में क्या हुआ, इसी को सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट को AMU से डिनोट करते हैं, बाद में इसी को IUPAC जो हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री मान्यता दे दिए थे कि आप इसके जगह पर U लिख सकते हो। इसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। क्या होता है? यूनिफाइड मास होता है। ठीक, अब यूनिफाइड मास, अब AMU की जगह पर U हम लोग लिखना शुरू कर दिए। अब देखा गया कि देखो भाई बहुत ऐसे केस में ऐसा हो रहा है कि मास निकाल रहे तो फ्रैक्शन में आ जा रहा है, कंपेयर करके हाइड्रोजन से फ्रैक्शन में आ जा रहा है, या मास निकालना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। तो क्या किया गया, स्टार्टिंग में सबसे पहले मास निकालने के लिए हम लोग देखे क्या कि कैसे निकालें, बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। तो सोचते सोचते डिस्कशन आया कि उस समय धरती पे सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड मिल रहा था वो ऑक्सीजन का मिल रहा था, जैसे कि H2O, O2, CO2, NO3, ये सारे कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिलते थे, बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने क्या देखा कि वो ऑक्सीजन का कंपाउंड तो बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं कि ऑक्सीजन के मास निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन का मास निकालते थे तो वो बहुत छोटा था, और वो इतना छोटा था कि मास निकालकर उससे कंपेयर करना मुश्किल होता था, फ्रैक्शन में भी आता था। तो एक हम लोग क्या किए, डिसाइड किए कि हम लोग किसी एक का एटॉमिक मास निकाल कर चेक करना हमारे दिक्कत है, एक काम करते हैं किसी बड़े एटम का मास निकाल के और उससे कंपेयर करके हम लोग किसी का मास बता सकते हैं। जैसे एक मिनट यहाँ ध्यान दो, जैसे अगर हम बोले कि देखो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीजन का कई सारे फॉर्म होते हैं, उसमें फॉर्म का मतलब तुम समझो कि देखो धरती पे ना ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो हम बात कर रहे हैं वैसे ऑक्सीजन जिसका मास क्या हो 16 हो और एटॉमिक नंबर क्या हो 8 हो। ठीक है, तो देखो देखा क्या गया कि ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स है, तो उसमें से एक ले लिया गया जो कि मोस्ट कॉमनली हर जगह मिलता था, हर जगह जहाँ पे हमारे शरीर के अंदर बाहर इन्वायरमेंट में हर जगह ऑक्सीजन का O18 वाला आइसोटॉप्स मिलता था, मतलब ये फॉर्म मिलता था। अब क्या किया गया कि ये तो हाइड्रोजन से बड़ा है और इसका मास निकाल लेंगे और इसके तुलना कर देंगे तो हमारा छोटे छोटे का भी मास निकल जाएगा और दूसरे का भी मास निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का बोला गया कि देखो एटॉमिक मास यूनिट को फिर डिफाइन किया गया। जैसे शुरू में तो ये एक का मास निकाल कर जो आ रहा था उसको एटॉमिक मास यूनिट या U बोल दिया गया, लेकिन ये मास निकालना काफ़ी प्रॉब्लम वाला हो रहा था, दिक्कत वाला बात हो रही थी। तो क्या किया गया, बोला गया कि देखो ऑक्सीजन के जो मास है कितना आ रहा था उस समय वेट किया गया था, आ रहा था 16 U आ रहा था। तो बोला गया देखो ऑक्सीजन के मास के
16th 1/16 ओके। ऑक्सीजन के मास के 1/16 का जो मास आएगा वो हम लोग मान लेते हैं कितना 1 AMU, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में जिसका जितना ज़्यादा मास आएगा वो उसका AMU उतना एटॉमिक मास यूनिट मास कह देंगे। फिर से समझो, अब देखो यहाँ पे जब हाइड्रोजन का मास लिया गया एटॉमिक मास यूनिट, उसके हेल्प से मास निकलना काफ़ी दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग देखे क्या कि चलो अब क्या करते हैं, कुछ ऐसा आइडिया लगाते हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सके, दूसरे का मास निकालना आसान हो जाए, ठीक है। और यूनिट तो हम लोग के पास आ गया था ऑलरेडी, यूनिफाइड मास AMU। अब हम लोग कैसे डिफाइन करें एक AMU को, यही प्रॉब्लम हो रहा था। तो AMU तो पता चल गया था कि हाँ ये यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट एक हम लोग यूनिट रख देते हैं, लेकिन अभी भी इसके तुलना में मास निकाल कर दिक्कत हो रहा था। तो अब हम लोग आए क्या कि देखो ऑक्सीजन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिल रहा था। दूसरा चीज़ हम लोग ये भी अभी थोड़ा देर पहले देखे कि कोई भी एलिमेंट का अकेला मास निकालना मुश्किल था, इसलिए कंबाइंड फॉर्म में जब निकाले तो ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिल जाता था सबके साथ, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, सल्फर के साथ भी, सब के साथ मिल रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसका कंपाउंड मिल रहा था। तो अब उसके मास निकाल के, बिकॉज कि वो तो बड़ा है ऑलरेडी हाइड्रोजन से, तो उसका मास निकालना कंपैरेटिवली आसान है। तो उसका मास निकाल कर अब बोला गया कि देखो ऑक्सीजन के 16, ऑक्सीजन जो 16th वाले हैं, ऑक्सीजन जो जिसके मास 16th है उसके 16वें भाग यानी 1/16 पार्ट जो आएगा उसको बोला जाएगा 1 AMU, और उसके तुलना में जो जितना ज़्यादा आएगा वो उसके मास होंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या निकाले, एटॉमिक मास यूनिट पहले तो निकाल लिए कि 1 AMU ये होगा। अब इससे तुलना करके रिलेटिव मास निकालना शुरू करेंगे, जैसे कैल्शियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का इटसेल्फ। तो अब 1 AMU जब डिफाइन कर दिए तो अब हम लोग क्या करें कि इसके तुलना में सबका मास निकाल सकते हैं। तो 1 AMU यहाँ से आ गया। तब यहाँ से देखा गया कि अच्छा इसके 16th पार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 1 AMU। अब एक काम करते हैं, जैसे तरबूज था ना, तरबूज बड़ा होता है उसका एक पीस जितना आ रहा था उसका मास उससे 10 गुना लेना है। तो क्या करो, अगर मान लो, अब तो यहाँ पे एक चीज़ सोचो कि 1/16 क्यों लिए, 1/16 का इस्तेमाल करके 1 AMU निकाल लिए। तरबूज बहुत बड़ा है, ठीक है, और किसी को बेचना है उसके कुछ पार्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, चाहे हम ही लोग क्या करते हैं कि तरबूज बेचना है तो क्या करते हैं, उसका एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं और काट कर एक तराजू के बगल में साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब फिक्स कर लेते हैं कि उतना साइज़ का आप लोगे, उतना वजन का तो इतना रुपया लगेगा, ठीक है। अब उसके बराबर लोगे तो इतना रुपया लगेगा, उसके 2 गुना लोगे तो इतना रुपया लगेगा। इस हिसाब से एक का मास फिक्स कर लिए, अमाउंट फिक्स कर लिए, अब उसके तुलना में जितना ज़्यादा लोगे उतना रुपया लगेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया, ऑक्सीजन का मास ले लिया गया, उसका 1/16 लिया गया तो 1 AMU आ रहा था। अब 1 AMU का जैसे तरबूज का एक टुकड़ा था वैसा ही यहाँ पे यह ऑक्सीजन का 16th पार्ट लिया गया। अब इसके तुलना में जो जितना ज़्यादा रहेगा उसका उतना AMU मास होगा, ठीक है। जैसे तरबूज का एक टुकड़ा के अनुसार, तो अगर 10 टुकड़े के बराबर आप लेना चाहते हो तो उसके क्या होगा, एक बार तौलेगा एक टुकड़ा दे देगा, 10 बार तौल कर देगा, कहेगा कि चलो तुम्हारे पास 10 यूनिट हो गया सामान, अब उसके तुलना में अब तुम रुपया दे दो। उसी प्रकार 1 AMU की तुलना में इसके पास अगर कैल्शियम आ रहा है, कैल्शियम देखा गया कि इसके तुलना में 1 AMU की तुलना में इसका 40 टाइम्स ज़्यादा मास आ रहा था, तो इसका 40 AMU आ गया। और इस हिसाब से पूरे के पूरे एलिमेंट का मास निकालना उस समय शुरू किया गया। तो ऑक्सीजन लेने का पर्पस ये था कि एक तो उसका फ्रैक्शन में मास नहीं आ रहा था, और दूसरा इसका कंपाउंड धरती पर बहुत ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है। अब देखो कि समय बीतता गया, फिर टाइम आया कि ऑक्सीजन से भी ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बनाने वाला एलिमेंट एक मिला, और वो है क्या, कार्बन। क्या है, कार्बन। तो बाद में क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन के जगह पर अब हम लोग कार्बन लेना शुरू किए, और कार्बन का कैसे इस्तेमाल करते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच।
ओके, तो हम लोग अब क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन की जगह पर आप कार्बन क्यों लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि कार्बन का कंपाउंड जो है, कार्बन कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के कंपेयर में कार्बन का कंपाउंड बहुत ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है, और इससे तुलना करना मास काफ़ी आसान होता था। जैसे ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स दिखा है, उसी तरह कार्बन का C12, C13 और C14 होता था, सबसे ज़्यादा ये मिलता था। अब क्या किया गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया कार्बन को, बिकॉज कार्बन का कंपाउंड धरती पर सबसे ज़्यादा होता था और इससे कंपेयर करके किसी का मास भी निकालना आसान हो गया। तो अब क्या हो गया, अब कैसे निकाला गया, तो बोला गया देखो C12 कार्बन के, यानी कि कार्बन वैसा जिसका मास 12 हो, C12 कार्बन के तुम 1/12 लोगे, ठीक है, 1/12 लोगे तो वो आएगा 1 AMU। एक AMU को अब डिफाइन किया गया कि C12 कार्बन एटम के 12th पार्ट 1/12 क्या आएगा, 1 AMU। सही भी है, कार्बन 12 का मास कितना होता है, 12 AMU, और 1/12 करोगे तो 1 AMU आएगा। अब कहा गया कि देखो अब तुम क्या करो कि C12 कार्बन एटम के 12th पार्ट लोगे तो 1 AMU आएगा, और इसके कंपैरिजन में जितना ज़्यादा किसी का मास आएगा उतना AMU होगा, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे हीलियम हो, चाहे बेरिलियम हो, चाहे बोरन हो, चाहे कार्बन हो, चाहे नाइट्रोजन हो। इसके कंपैरिजन में इसका आ रहा था 1 AMU, इसके कंपैरिजन में इसका आ रहा था 4, उसी तरह ऐसे करके सबका हम लोग निकाल रहे थे नाइट्रोजन तक, तो सबका आ गया हमारा क्या, अलग अलग मास आ रहा था, और इससे कंपेयर करके मास भी निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। तो यूनिवर्सली अब एक्सेप्ट क्या किया गया कि देखो 1 AMU किसके बराबर होगा, C12 कार्बन एटम के 12th पार्ट को 1 AMU कहते हैं, आसान से डेफिनेशन है, ठीक है। क्या लिखोगे, मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन एटम कॉल्ड 1 AMU। अब इसके रेस्पेक्ट में तुम जितना ज़्यादा मास देखोगे, जितना ज़्यादा मास आएगा वो उसका उतना AMU मास हो जाएगा। जैसे कैल्शियम है, इसके तुलना में 40 गुना बड़ा होगा, अगर वजन करते तो 40 गुना ज़्यादा आता है, तो 40 गुना ज़्यादा आ गया यानी कि 40 हो गया, और साथ में AMU जोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे AMU पता चल गया क्या है, एटॉमिक मास यूनिट है, नहीं मास निकाल रहे हो किसी एटम का, उसका यूनिट है, ठीक है। ये चीज़ हमने देख लिया। तो एटॉमिक मास यूनिट बस इतना ही है कि हम लोग 1 AMU कैसे डिफाइन करते हैं, तो C12 कार्बन एटम के 12th पार्ट को हम लोग 1 AMU कहते हैं, और उसके रिलेटिव में जितना हम लोग दूसरे का मास निकालते हैं उसको हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, और इसी तरह से रिलेट कर करके हम सारे एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हाउ डज एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो एक चीज़ याद रखना, दुनिया में एक चीज़ तुम लोग केमिस्ट्री में अभी पढ़ोगे कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन एक्चुअली है क्या, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन आखिर होता क्यों है। देखो दुनिया में सब के सब स्टेबल होना चाहता है, ठीक है, सब के सब स्टेबल होने के मतलब क्या है, किसी से रिएक्शन करना, मतलब किसी से झगड़ा झूरी नहीं। तुम क्या चाहते हो, अमीर बन के हम लोग शांति से ज़िंदगी जिए, ठीक है। तो एटम के बारे में क्या देखा गया कि कुछ ऐसे एटम जो है ना, कुछ ऐसे एटम जैसे हीलियम का नाम सुनेगा, नियोन का नाम सुनेगा, आर्गन का नाम सुनेगा, क्रिप्टन का नाम सुनेगा, जेनन का, 5 गैस है, ये सब के सब गैस जो है ना काफ़ी स्टेबल होता है, और किसी से ना मतलब ना कुछ, किसी से ना मतलब ना भाई ना बहन कुछ, यानी किसी से वो रिएक्शन नहीं करता है, मतलब कि वो किसी से कंबाइन नहीं होता है, अकेले रहेगा, ठीक है। तो बात आती है कि आखिर कंबाइन कोई कर रहा है तो करेगा क्यों, ठीक है। तो वहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि आखिर करता है तो करता क्यों है।
अब देखो अकेले जो है इतना 5 एलिमेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, अब ये बताए हैं अकेले क्यों है, बिकॉज ये स्टेबल है अकेले। अब देखो एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, तो अभी देखें क्या ये 5 के 5 क्या है, अकेले है। लेकिन बाकी एलिमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, बाकी एलिमेंट के साथ क्या होता है सो बताते हैं। अब ये सब एलिमेंट जो है ना, ये सब एलिमेंट हाईली स्टेबल होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये जो है हमारे पास ये हाईली स्टेबल है, ये हाईली स्टेबल है। अब ये स्टेबल होने की वजह से किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, तो ये सब के सब क्या होंगे, अकेले रहेंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है ना स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होने के वजह से दूसरे के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन अकेले स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ में आकर O2 का नाम सुना होगा, ठीक है। उसी तरह हाइड्रोजन है, अकेले नहीं रहेगा, हाइड्रोजन मिल के यहाँ पे H2 रहेगा। यानी कि क्या समझा, ये 5 एलिमेंट को छोड़कर दुनिया में जितने भी सारे एलिमेंट है उस एलिमेंट के एटम अकेले नहीं रहते हैं, ठीक है। तो एटम अभी तुम्हारे अंदर दिमाग में चल रहा होगा सर एलिमेंट बोल रहे हैं एटम बोल रहे हैं, तो एक काम करो इतना समझो, एटम ये हमारे पास जितने भी है ये 5 के 5 एटम छोड़ दो, बाकी के जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट का डिस्कशन अभी नहीं करते हैं, जितने भी एटम है 5 ये एटम को छोड़ के जितने भी एटम हैं वो अकेले नहीं रहेगा, बिकॉज वो स्टेबल नहीं है। अब स्टेबल नहीं है तो किसी दूसरे को ढूंढेगा स्टेबल होने के लिए, तो क्या समझे यहाँ पे, दूसरे को ढूंढने का मतलब वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब क्या होता है कि अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो दूसरे को ढूंढ रहा है, तो क्या होता है, कंसेप्ट यहाँ से दिमाग में रख लो कि एटम से मिलता है तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है, इतना दिमाग में रखना। एटम से मिलकर क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। अब यहाँ से क्या देख रहे हो, एटम कम से कम एक एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहा है, हो सकता है 2 से ज़्यादा एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाए, यस इट इज़ पॉसिबल। तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि अगर सिमिलर काइंड ऑफ एटम मिलेगा, अब यहाँ पे हम बात कर ले सिमिलर काइंड ऑफ एटम की, जैसे कि ऑक्सीजन से मिलेगा तो O2 बनाएगा, क्या यह सिमिलर काइंड के एटम है कि नहीं, तो है। तो ये सिमिलर काइंड के एटम मिलते हैं तो ये कहलाते हैं मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है। जैसे हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, H2, ये भी क्या है, मॉलिक्यूल। तो अगर मॉलिक्यूल में सिमिलर काइंड के एटम हो तो उसके लिए एक स्पेशल नाम देते हैं एलिमेंट। क्या नाम देते हैं, एलिमेंट, ठीक है। तो अगर कोई भी मॉलिक्यूल हो, एटम तो अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, एटम दूसरे एटम के साथ में मिलकर रहता है, तो एटम के साथ में मिलता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, तो क्या हुआ यहाँ पे, जब सिमिलर काइंड के एटम एक साथ में आ रहा है, सिमिलर काइंड के साथ आ रहा है तो मॉलिक्यूल है, साथ में वो क्या है, एलिमेंट है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब फिर से क्या है कि फिर से एटम और एटम मिलेगा। जैसे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हो ना 2 डिफरेंट एटम आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या देख रहे हो कि हाइड्रोजन और सल्फर H2S। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने बोला एटम और एटम मिलकर मॉलिक्यूल, सही हुआ, एटम मिलकर मॉलिक्यूल, और सिमिलर काइंड के एटम आपस में मिलेंगे तो एलिमेंट। अब यहाँ भी एटम और एटम मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट एटम है, तो डिफरेंट एटम मिलकर बनाता है जो मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल ही है क्योंकि एटम से मिला है तो ये मॉलिक्यूल है।
अब ये जो मॉलिक्यूल कहलाएगा इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। इसको भी कंपाउंड बोलेंगे, इसको भी कंपाउंड बोलेंगे, बिकॉज ये तो मॉलिक्यूल है ही, सबके सब मॉलिक्यूल ही बन रहा है, बट क्या हो रहा है इसमें एटम क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि अगर एटम और एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल बनता है, अगर एक तरह के एटम मिलता है तो एलिमेंट बनता है। ठीक है, अगर टू डिफरेंट एटम मिलता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल तो बनाता है, साथ में उसका नाम कंपाउंड रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। तो एटम कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और एलिमेंटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, साथ में कंपाउंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे आती है एक टॉपिक है आयन। ठीक है, अब आयंस होता क्या है इसके बारे में चर्चा कर ली जरा सा। ठीक है, तो देखो आयंस का जनरल मीनिंग क्या होता है? द चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड आयंस। क्या होता है? आयंस। अब यहाँ पे ये जो पार्टिकल वर्ड लिख रहे हैं, पार्टिकल, ये पार्टिकल होता क्या है? तो हो सकता है एटम्स, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में हमारे पास जो पार्टिकल का मीनिंग होता है वो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड आयंस, जैसे कि एग्जांपल में Na+, Ca2+, Cl-, O2- एटसेट्रा। ऐसे देखो यहाँ पे चार्ज है, या तो प्लस है या तो माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ से भी आयंस का दो वैरायटी आता है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। पहले तो ये क्लियर हो गया ना कि द चार्ज पार्टिकल कॉल आयंस। और यहाँ से अब लिखेंगे आयंस इज ऑफ टू टाइप। और पहला क्या है? एक हमारे पास है कटायन और दूसरा है एनायन। ठीक, तो कटायन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर एनायन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, कटायन कहा जाता है द निगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड, सॉरी निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड कैटायन। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास मैग्नीशियम 2+, Na+, Ca2+, एल्युमिनियम 3+, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? कैटायंस है। तो अब एनायंस क्या होगा? एनायंस, तो एनायंस के बारे में कहा जाता है द निगेटिवली चार्ज्ड आयंस कॉल्ड एनायंस। एग्जाम्पल में अगर नोट करना चाहें तो ऑक्सीजन 2-, Cl-, नाइट्रोजन 3-, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारा एनायंस और ये हमारा कैटायंस। ठीक है, अब आयंस पता चल गया, द चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस। और ये कैसा हो सकता है? दो टाइप का, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। ठीक है, अब देखो एक और कंसेप्ट क्या है, ये सिंपल आयन है, एक प्लस या माइनस, और सिर्फ क्या है? एटम पे है। ठीक, अब देखो आयंस का एक और मैं डेफिनेशन दूंगा जो कि तुम्हें आगे तक हेल्प करेगा। वो क्या है? द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज कॉल्ड आयंस।
देखो यहाँ पे सिर्फ एटम था, यहाँ पे एटम का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा डेफिनेशन दिया, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज कॉल्ड आयन, ठीक है। यहाँ पे सिंपल था द चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयन, और पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल हो सकता था, तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लिया, एटम वाला एटॉमिक फॉर्म लिया। तो अब ग्रुप ऑफ एटम लेकर बताते हैं, जैसे देखो NH4 प्लस, उसके बाद में देखो यहाँ पे SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, NO2 माइनस, CO3 तो CO3 2 माइनस एटसेट्रा। अब यहाँ देख क्या रहे हो, ग्रुप ऑफ एटम, अब चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम पे चार्ज है, ये भी आयन्स है, ठीक है। तो अब क्या समझे आयन का मतलब कि एटम्स हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो, उसके पास अगर चार्ज है तो वो आयन्स है, ठीक है। अब इसमें भी देखो एक प्लस चार्ज वाला है, एक माइनस चार्ज वाला है, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज वाले हैं सबको सब क्या कहलाएंगे, एनायन, और ये क्या कहलाएंगे, कटायन, ठीक है। तो अब आयन्स के बारे में कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में भी है, यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी है। तो एटम्स और यहाँ देखो हम बोले थे ना पार्टिकल्स एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है, तो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम हैविंग चार्ज कॉल्ड आयन्स, और जिसके पास प्लस चार्ज हो कटायन, माइनस चार्ज हो एनायन। तो एनायन और कटायन के बारे में क्लियर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे क्या कि ये आयनिक कंपाउंड बनता कैसे, ओके। तो आयनिक कंपाउंड बनता कैसे आप लोग भी ज़रा देख लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, बाय।